हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और ये समाजशास्त्र की कम्पिटिटिव सीरीज है और इसमें आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंकर के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिनका नाम है मैसूर नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास, अर्थात जिन्हें हम लोग M.N. श्रीनिवास के नाम से जानते हैं। तो फिर चाहे यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो या फिर किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करें, तो जब भारतीय थिंकर्स की बात आती है तो M.N. श्रीनिवास का नाम जो है वो जो प्रथम पीढ़ी के थिंकर रहे हैं उनमें आता है। इसलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थिंकर हैं ये। विभिन्न परीक्षाओं में इनके इतने सारे कॉन्सेप्ट हैं जो कि कुछ न कुछ क्वेश्चन पक्का इनसे पूछ ही दिया जाता है। अब अगर हम बात करें G.S. घुर्ये की, फिर या D.P. मुखर्जी या N.K. बोस की या फिर R.K. मुखर्जी की, तो देखा जाए तो मैसूर नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास अर्थात M.N. श्रीनिवास जो हैं वो उन्हीं की श्रेणी में आते हैं। इतने इम्पॉर्टेंट थिंकर हैं ये। इनकी यहाँ पे इमेज आप लोग देख सकते हैं और ये मैंने विकिपीडिया से इनकी एक ब्रीफ डिटेल जो होता है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट 50% यहीं पे इनके बारे में डिटेल दे दिया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बॉर्न अर्थात इनका जन्म जो है वो 16 नवंबर 1916 को मैसूर, जो कि उस समय किंगडम ऑफ मैसूर था, अर्थात मैसूर राज्य था ब्रिटिश इंडिया के समय में। इस समय ये कर्नाटका है जहाँ की मैं भी रहती हूँ। तो ये मैसूर से बिलोंग करते थे। ओके, इनकी मृत्यु जो है वो 30 नवंबर 1999 को 83 वर्ष की एज में हो गया था। बेंगलोर में हुआ था और ये भी कर्नाटका इंडिया में ही है। नेशनलिटी जो है ये इनकी इंडियन, ये भारतीय रहे हैं तो ये हम सभी को पता ही है। स्पाउस अर्थात इनकी पत्नी जो है वो रुक्मिणी श्रीनिवास इनका नाम रहा है। अवार्ड की बात करें तो इनको 1977 में पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था। एकेडमिक बैकग्राउंड की बात करें तो अल्मा मीटर में ये यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से और यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से जुड़े हुए रहे हैं। इन पे सबसे ज़्यादा प्रभाव अगर देखें तो ये इन्फ्लुएंसेस किससे थे? अल्फ्रेड रैडक्लिफ ब्राउन से। तो अल्फ्रेड रैडक्लिफ ब्राउन का इन पे सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। डिसिप्लिन अर्थात ये किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? तो सोशियोलॉजी और सोशल एंथ्रोपोलॉजी। अब जब ये जो मैसूर राज्य में कुर्ग का जब इन्होंने अध्ययन किया था, कुर्गवासियों का, तो वहाँ से इनका सोशल एंथ्रोपोलॉजी का फील्ड जो है या वहाँ से इस फील्ड से जुड़ा हुआ इनका नाम आता है। मेन इंटरेस्ट इनका किस में रहा है? इंडियन सोसाइटी में रहा है। कास्ट सिस्टम इन इंडिया में होता है, तो जो यहाँ पे जाति व्यवस्था है भारत में उसमें इनका मेन इंटरेस्ट रहा है, तथा भारतीय जो समाज है उसमें इनका मेन इंटरेस्ट रहा है। नोटेबल वर्क में देखें तो इनका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो वर्क है वो द रिमेम्बर्ड विलेज ये है। इंडियन सोसाइटी थ्रू पर्सनल राइटिंग्स, विलेज कास्ट एंड जेंडर एंड मेथड, एसेस इन इंडियन सोशोलॉजिकल एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी। तो ये तो कुछ बुक्स ऐसे दिए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जिनसे इनको एक ये कहें कि विश्व स्तर पे इनको ख्याति मिली है। तो कुछ ये ऐसे बुक्स रहे हैं। अच्छा, इनके नोटेबल आइडियाज़ में सबसे पहला तो नाम वही संस्कृतिकरण का आता है। तो संस्कृताइजेशन, इंटर एंड इंट्रा कास्ट सॉलिडारिटी का, तो जो आपस में कुछ जातियों का खुद का जो एकजुटता होता है और जो विभिन्न जातियों का एक साथ एकजुटता होता है, तो इस पे भी इनका इम्पॉर्टेंट काम रहा है। तो सबसे पहले अगर इनका मेन कॉन्सेप्ट की बात करें तो हम लोग यही जानते हैं कि संस्कृतिकरण की अवधारणा इन्होंने दी है, प्रभु जाति का, वोट बैंक का, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो कि M.N. श्रीनिवास से ही जुड़ा हुआ है। यहाँ पे हम लोग इनका थोड़ा सा पर्सनल देख लेते हैं कि इनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, किस तरीके का समाजशास्त्र में इन्होंने कंट्रीब्यूशन अर्थात अपना योगदान दिया है। तो मैसूर नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास, जैसे कि ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इनका जीवन काल जो रहा है 16 नवंबर 1916 से 30 नवंबर 1999 तक। भारत के सुप्रसिद्ध समाजशास्त्री थे।
उन्होंने दक्षिण भारत में जाति तथा जाति प्रथा, सामाजिक स्तरीकरण, संस्कृतिकरण, वोट बैंक, आधुनिकीकरण, लौकिकीकरण, फैलाव तथा पश्चिमीकरण पर कार्य किया है। उन्होंने प्रभु जाति की भी अवधारणा प्रस्तुत की थी, डोमिनेंट कास्ट का। मैसूर नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास को सन 1977 में, जैसा कि ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, कि भारत सरकार द्वारा विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। बड़ौदा और दिल्ली विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के विभागों की स्थापना का श्रेय भी उन्हीं को ज़्यादा है। ग्रामीण समुदाय और जाति की संरचना के विशिष्ट अध्ययन के अलावा एम.एन. श्रीनिवास ने विज्ञान के सामाजिक प्रभाव, गांधी के धार्मिक चिंतन, मानव शास्त्र के इतिहास से लेकर जेंडर जैसे विषयों पर भी काम किया है। यहाँ पे थोड़ा सा इंग्लिश में कुछ कंटेंट थे, उसको हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए फॉन्ट में थोड़ा छोटा हो गया है, बट ठीक है, इसको हम लोग समझ लेंगे। श्रीनिवास टॉट इन वेरियस इंस्टीट्यूशन इन ऑफ रिप्यूट लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, तो इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में भी पढ़ाया है। महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड इकोनॉमिक चेंज बेंगलोर में इन्होंने पढ़ाया है, एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी बेंगलोर में भी इन्होंने पढ़ाया है। तो ये कुछ ऐसी इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज़ रही हैं जहाँ पे इन्होंने अध्यापन का काम किया है। ओके, यहाँ पे कुछ और भी स्टेटमेंट इनसे जुड़े हुए हैं जो कि मुझे मिले, तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। पार्वती मेनन, ये एक नाम है। डिस्क्राइब हिम एज इंडियाज मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड सोशियोलॉजिस्ट एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट। तो इन्होंने, पार्वती मेनन ने इनको कहा था कि ये भारत के सबसे ज़्यादा डिस्टिंग्विश्ड सोशियोलॉजिस्ट हैं और सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। By the use of terms such as Sanskritization, dominant caste, vertical intercaste and horizontal intra-caste solidarities, Srinivas sought to capture the fluid and dynamic essence of caste as a सोशल इंस्टीट्यूशन। तो ये जो बात कही गई है, ये सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया बुक में कहा गया है। और यहाँ पे किस तरीके से जो कास्ट में हमें ऊर्ध्व गतिशीलता और क्षैतिज गतिशीलता जो दिखती है, तो इन्होंने कास्ट को जो है वो किस तरीके से परिवर्तन होता है उसको बहुत ही बारीकी से समझने का काम इन्होंने किया है। हिज द रिमेंबर्ड विलेज, जो कि 1976 में प्रकाशित हुई थी, इज़ कंसिडर्ड अ क्लासिक इन दिस फील्ड। इट इज़ अ स्टडी बेस्ड ऑन 11 महीने तक इन्होंने ही स्पेंड इन द विलेज इन 1948 एंड ऑन सब्सिक्वेंट विजिट्स अंटिल 1964। तो इन्होंने जो रिमेंबर्ड विलेज जो बुक लिखी है, इन्होंने जो कुर्ग गांव था वहाँ पे इन्होंने 11 महीने वहाँ पे खुद इन्होंने टाइम स्पेंड किया था। और 1964 तक ये सब्सिक्वेंटली, यानी कि बीच बीच में जाते रहे वहाँ पे, और उन्होंने देखा कि आखिर में वहाँ पे जो इन्होंने पहले समझा था वहाँ के संरचना को, उसमें क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं टाइम टू टाइम। तो इस प्रकार से द रिमेंबर्ड विलेज उनकी ये कृति है। ओके, संस्कृतिकरण और प्रभु जाति तथा पश्चिमीकरण की उनकी जो एक डेफिनेशन है कि क्या होती है, संस्कृतिकरण किसे कहते हैं, प्रभु जाति किसे कहते हैं, पश्चिमीकरण क्या है, इसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। तो संस्कृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक निम्न जाति या जनजाति या कोई अन्य समूह किसी उच्च जाति, विशेष करके द्विज जाति के रीति रिवाजों, कर्मकांडों, विश्वासों और जीवन शैली को अपना लेता है। दूसरा पॉइंट है कि श्रीनिवास ने उस जाति को प्रभु जाति कहा है जिसकी एक क्षेत्र विशेष में संख्या अन्य जातियों के अपेक्षा काफ़ी अधिक होती है एवं पारंपरिक
पदानुक्रम में जिसकी स्थिति काफ़ी नीची नहीं होती और जो आर्थिक रूप से समृद्ध होती है, तो इसे इन्होंने प्रभु जाति कहा था। पश्चिमीकरण की अवधारणा की बात करें तो इन्होंने कहा कि ये ऐसा परिवर्तन होता है, पश्चिमीकरण, जिनका प्रभाव अंग्रेजों का भारत में आगमन के पश्चात भारतीय समाज और संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों यथा जीवन शैली, धर्म, शिक्षा, आर्थिक संगठन, राजनीति आदि पर पड़ा है। तो इसी को हम पश्चिमीकरण कहते हैं। सिंपल सी बात है, पश्चिम की जो जीवन शैली है या वहाँ का जो रहने का तरीका है, जो वहाँ का पैटर्न है, उसको हम कॉपी करते हैं तो उसको हम पश्चिमीकरण कहते हैं। यहाँ पे एक बात और, मैं जब ये कॉन्सेप्ट की बात चली है तो यहाँ पे एक टॉपिक छूट गया है कि इन्होंने जो अपना मास्टर डिग्री किया था ये जीएस घुर्ये के सानिध्य में किए थे। और जैसा कि हम सभी को पता है कि जीएस घुर्ये जो हैं वो मुंबई यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे। तो यहाँ पे उन्होंने अपना एमए किया था और इनका जो एमए का शोध प्रबंध था, चूँकि यहाँ पे एक टॉपिक पीछे छूट गया है इनके पर्सनल डिस्कशन में, तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो जो एमए का इनका शोध प्रबंध का टॉपिक था वो ये था कि मैसूर में, ये आप लोगों को पता भी होगा, मैसूर में विवाह और परिवार, ये इनका टॉपिक था एमए का शोध प्रबंध का। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, इन्होंने जो पीएचडी की थी, इस पीएचडी के लिए ही इन्होंने जो कुर्ग था वहाँ के लोगों का अध्ययन किया था, वहाँ की सामाजिक संरचना क्या थी या वहाँ पे किस तरीके से हमें सिस्टम दिख रहा था, उसका अध्ययन किया था इन्होंने। तो जो पीएचडी का जो इनका शोध का, या ये कहें कि जो इनका थीसिस का टॉपिक था वो था दक्षिण भारत के, मैं लिख देती हूँ, दक्षिण भारत के कुर्ग लोगों में धर्म और समाज, धर्म और समाज। तो ये दक्षिण भारत के कुर्ग लोगों में धर्म एवं समाज जो है, ये बाद में इनकी पुस्तक भी प्रकाशित हुई 1952 में। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। तो एमए का क्या शोध प्रबंध का टॉपिक था और पीएचडी की थीसिस का क्या टॉपिक था, तो ये दोनों यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। और इसी बुक, मैंने आप लोगों को इसको पहले भी बता दिया कि इसी बुक के बाद इनको एक समाजशास्त्री और एक मानव शास्त्री के रूप में भी देखा जाने लगा, अर्थात इनकी आइडेंटिटी, इनकी पहचान मानव शास्त्री के रूप में भी हो गई। क्योंकि कुर्ग के लोग हैं, वहाँ का जाके उन्होंने उस क्षेत्र में और अध्ययन किया था। तो इस तरीके से मानव शास्त्र में भी यही होता है। तो इस प्रकार से इनको एक मानव शास्त्री का भी एक कहें कि पदवी मिल गया। ओके, श्रीनिवास की कृतियों को वस्तुनिष्ठ पर्यवेक्षण, विश्लेषण की महीनताओं तथा सैद्धांतिक गहराई का दुर्लभ संगम माना जाता है। वस्तुनिष्ठ पर्यवेक्षण, विश्लेषण की महीनताओं, अर्थात जब कोई भी तथ्य को, इनको ये सामाजिक तथ्य को देखते थे तो बहुत ही बारीकी से उसको समझने की कोशिश करते थे। तो इस प्रकार से इनकी कृतियों को वस्तुनिष्ठ पर्यवेक्षण, विश्लेषण की महीनताओं तथा सैद्धांतिक गहराई का दुर्लभ संगम माना जाता है। ओके, श्रीनिवास पहले समाजशास्त्री थे जिन्होंने अपने लेखन में साबित किया कि समाजशास्त्र में समाज के वास्तविक कार्यकलापों और गतिविधियों का अध्ययन शास्त्रीय संदर्भों पर निर्भर रहने से ज़्यादा श्रेयस्कर है। श्रीनिवास द्वारा प्रस्तुत प्रभुत्वशाली जाति, अर्थात जो प्रभु जाति हम कहते हैं, तथा संस्कृतिकरण की अवधारणाओं का राजनीति विज्ञानियों के अलावा
इतिहास लेखन की सबाल्टर्न जैसी धाराओं के इतिहासकारों ने व्यापक प्रयोग किया है। वे भारतीय समाजशास्त्र और मानव शास्त्र, यहाँ पे आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, मानव शास्त्र में अपनी गहन कुछ मिस्टेक हो गई है, इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, अपनी गहन कार्य क्षेत्र परंपरा के जनक के रूप में भी जाने जाते हैं। प्रभुत्वशाली अर्थात प्रभु जाति की अवधारणा संख्या, बल, भूस्वामित्व, शिक्षा और नौकरी जैसे कारकों के कारण किसी जाति के गांव या क्षेत्र विशेष में दबदबे को जाहिर करती है, तो संस्कृतिकरण वहीं पे निम्न जातियों द्वारा उच्च जातियों, खास तौर पर ब्राह्मण वर्ग की संस्कृति, रीति रिवाजों, भाषा और वेशभूषा आदि को अपनाने की प्रवृत्ति को ज्ञापित करती है। हालांकि उनकी तीसरी अवधारणा वोट बैंक जो है उस समाज विज्ञान में अस्थायी जगह नहीं बना पाई, परंतु राजनीति के दैनिक विमर्श और मीडिया जगत में इस पद का धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसा कि हम लोग अभी भी देखते हैं कॉमन बोलचाल की भाषा में भी, जब भी इलेक्शन का समय आता है तो बोलते हैं हम लोग कि ये सब वोट बैंक की राजनीति हो रही है। तो जो ये टर्म निकला था एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा, भले उतने ज़्यादा इसको महत्व नहीं दिया गया, लेकिन आज भी ये आम बोलचाल की भाषा में यूज होता है। प्रभुत्वशाली जाति और संस्कृतिकरण की अवधारणाएं भारत की सामाजिक व्यवस्था और उसके सांगठनिक ढांचे के निर्णायक तत्वों को समझने में मदद करती है। हालांकि ब्राह्मणवादी आदर्शों की घटती वैधता के कारण संस्कृतिकरण की अवधारणा अब उतनी महत्वपूर्ण नहीं मानी जाती, लेकिन यह तथ्य है कि 20वीं सदी के एक बड़े कालखंड और स्वतंत्रता के बाद भी लंबे समय तक संस्कृतिकरण एक खासी उल्लेखनीय प्रवृत्ति थी। तो यहाँ पे जो कि हमने आप देखें तो जो ब्राह्मणवादी आदर्श है उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है आज के समाज में, तो इसलिए जो संस्कृतिकरण की जो अवधारणा है उसका भी उतना ज़्यादा असर नहीं दिखाई देता है, या उतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये अवधारणा अब नहीं मानी जाती है। ओके, दलित आंदोलन और मंडल आयोग के बाद उभरी राजनीति में संस्कृतिकरण की प्रवृत्ति क्षीण होती गई। कुछ दलित आंदोलन जो हुए, मंडल आयोग जो आया पिछड़े वर्ग को लेके, तो उसके बाद से जो राजनीति में संस्कृतिकरण की प्रवृत्ति हमें देखने को अगर मिले तो उसमें काफ़ी ज़्यादा उसका महत्व घटता हुआ दिखाई दिया। लेकिन प्रभुत्वशाली अर्थात प्रभु जाति की अवधारणा को भारत के ग्रामीण समाज में चलने वाली राजनीतिक प्रक्रियाओं का विश्लेषण करने में आज भी एक जरूरी औजार की तरह देखा जाता है। कई समकालीन समाजशास्त्री श्रीनिवास के कृतित्व को अर्थात उनकी रचनाओं को राष्ट्रवादी समाजशास्त्र के बृहत्तर संदर्भ में रखकर आंकने का आग्रह करते रहे हैं। उनका कहना है कि स्वतंत्र भारत का शहरी अभिजन औपनिवेशिक शासन के आधुनिकीकरण की परियोजना को जारी रखना चाहता है। तो जो अगर अभिजन जो वर्ग है, आज भी शहरों में जो पढ़ा लिखा एक वर्ग है, अभिजन लोग हैं, तो वो लोग ये चाहते हैं कि जो मॉडर्निटी है या आधुनिकीकरण है उसको हमें कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि हमें समय के साथ चलना है, इसलिए वो सारी चीज़ें हमारे लाइफ में होनी चाहिए। इसलिए राष्ट्रवादी समाजशास्त्रियों के कृतित्व में चिंतन और विचार की वही औपनिवेशिक सरणियाँ सक्रिय थीं जिनके आधार पर ब्रिटिश सत्ता अपने शासन को वैध ठहराती आई है। इन विद्वानों का कहना है कि जाति और समुदाय पर केंद्रित श्रीनिवास जैसे समाजशास्त्रियों का कृतित्व एक अखिल भारतीय संस्कृतवादी हिंदू धर्म की समझ को पीठिका प्रदान करता है, लेकिन श्रीनिवास की दृष्टि को प्रकट या अप्रकट तौर पर ब्रिटिश या अमेरिकी मानवशास्त्र की स्थापनाओं से निर्देशित बताना जल्दबाजी की दलील है, जो सबूतों की कमी के बावजूद आरोप पत्र तैयार करने की हिमाकत करती है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात और बता दूं कि जब एम.एन. श्रीनिवास के अध्ययन की बात करें तो आप लोगों को ये पता है कि ये जो बुक्स से हम कॉन्सेप्ट
देखते थे, या जो भी हम समाज को स्टडी करने के लिए, जैसे कि भारतीय विधा शास्त्र की बात करते हैं, तो यह जिसे इंडोलॉजी कहते हैं। तो एक तो वो हमारा पर्सपेक्टिव था जिसे इन्होंने बुक व्यू कहा है। वहीं पे एक दूसरा इनकी शुरुआत थी जो कि इन्होंने कहा कि नहीं, हमें क्षेत्रों में जाके और अध्ययन करना चाहिए और फिर समाज की जो व्यवस्था है या संरचना है उसको समझना चाहिए, तब जाके हमें किसी निष्कर्ष पे निकलना चाहिए, आना चाहिए। तो इसको इन्होंने फील्ड व्यू कहा है। ये दो आप लोगों को पर्सपेक्टिव इनका दिखता है। इन्होंने जो विधा शास्त्र है उसको बुक व्यू कहा है, जो क्षेत्रीय शोध या ये बोलें कि सहभागी अवलोकन की जो पद्धति है इसे इन्होंने फील्ड व्यू कहा है। तो इन्होंने फील्ड व्यू को ज़्यादा जोर दिया है, इन्होंने बुक व्यू को नहीं स्वीकारा है। इन्होंने कहा कि सिर्फ किताबों को पढ़ के हम नहीं समझ सकते हैं सोसाइटी को। दूसरी बात यहाँ पे एक ये और करते हैं कि कहते हैं कि जब हमें जाति व्यवस्था को समझना है यदि, तो हमें जो वर्ण व्यवस्था है उससे अलग रख के और जाति व्यवस्था को समझना पड़ेगा, क्योंकि जाति व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था की तरह हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखती हैं, जो कि हमें वर्ण व्यवस्था में एक हायरार्की दिखती है, स्तरीकरण दिखता है। जातियों में एक अलग रूप उसका दिखता है। तो जातियों को अगर हमें समझना है, जाति की संरचना को समझना है, तो हमें वर्ण व्यवस्था को उस पर आरोपित नहीं करना चाहिए। एक और बात है कि जो यहाँ पे स्टार्टिंग में, जैसे कि हम लोग अपना लास्ट लेक्चर हम लोगों का किस पे था, हाँ, विक्टर डिसूजा पे था। तो वहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भारत के में समाजशास्त्र की अगर उत्पत्ति की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले तो यूरोप का प्रभाव दिखा था हमारे यहाँ पे। दूसरा, उसके बाद से जब देश आज़ाद होता है तो एक तो बुक व्यू की बात हो गई कि जो इंडोलॉजी को लेके चल रहे थे, सभ्यतावादी परिप्रेक्ष्य को भी साथ में लेके चल रहे थे कि हमें अपनी सभ्यता को अपने तरीके से समझना पड़ेगा, तब हम भारतीय समाज को समझ पाएंगे। दूसरा जो था, चूँकि अमेरिका से जुड़े हुए थे उस समय, अमेरिका के जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, मानव शास्त्री थे, वो भी कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो कि संस्कृति से जुड़े हुए थे, उनका काफ़ी प्रभाव देखने को मिला। तो यहाँ पे एम.एन. श्रीनिवास ये कहते हैं कि हमें जो अमेरिकी जो मानव शास्त्री थे उनका प्रभाव, या फिर ब्रिटिश का, या फिर हम ये कहें कि जो बुक व्यू का एक लेबल लगा हुआ है, इन सारी चीज़ों को हमें हटाना पड़ेगा। और हमें भारत में अगर समाजशास्त्र को समझना है, समाज का मतलब, समाजशास्त्र को मतलब ही है कि समाज का अध्ययन करने वाला विषय। तो हमें अगर भारत में समाजशास्त्र को समझना है तो हमें यहाँ की जो जाति है या वर्ण व्यवस्था है या फिर जो हमारी यहाँ की सिस्टम है, हमें उसको समझने की ज़रूरत है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा इन्होंने जो जाति व्यवस्था है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया था। यह दलील श्रीनिवास के कृतित्व की उस प्रवृत्ति को लक्षित करने में चूक करती है जिसमें श्रीनिवास समुदाय का अध्ययन करते हुए समुदाय और अपने संबंधों के द्वैत पर भी विचार करते हैं। श्रीनिवास समाजशास्त्र और मानव शास्त्र की बुनियादी प्रस्थापनाओं पर भी ठीक इसी तरह विचार करते हैं। गौरतलब है कि श्रीनिवास सहभागी अध्येता के तौर पर खुद को एक ऐसे अध्येता के रूप में परिभाषित करते हैं जिसकी अपने विषय लोगों से अलग नहीं है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि सहभागी अवलोकन को एम.एन. श्रीनिवास ने बहुत ज़्यादा तवज्जो दी थी और इन्होंने कहा था कि हमें उन्हीं विषयों पे अध्ययन करना चाहिए जो कि हमारे समाज से जुड़ी हुई है। श्रीनिवास जिन लोगों को या समुदाय का अध्ययन करते थे उन्हें वे अन्य की श्रेणी में नहीं रखते थे। इस संबंध में कई ब्रिटिश मानवशास्त्री यह मानते रहे कि अपने समाज का अध्ययन करने वाले मानवशास्त्री को अलग तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम मानवशास्त्री की बात करें और किसी हम विशेष क्षेत्र का अध्ययन कर रहे हैं तो हम इसे सार्वभौमिक तरीके से पुष्टि नहीं कर सकते हैं कि सभी जगह सेम सिचुएशन हमें देखने को मिलती है। तो जो ब्रिटिश मानवशास्त्री रहे वो ऐसा माने हैं कि जो किसी भी समाज में अध्ययन करने वाला जो मानवशास्त्री होता है वो अलग तरह की वहाँ की मुश्किलों का सामना करता है। उनके अनुसार विकसित देशों का मानवशास्त्री जो है वो एक देश मानवशास्त्री को
उसकी निम्नतर स्थिति की ओर इशारा करके हमेशा एक खास सांचे में कैद रखना चाहता है। तो जो विकसित देश के मानव शास्त्री हैं, अगर हम मान लेते हैं कि विकसित देशों में यूरोपियन कंट्रीज़ के अगर हम मानव शास्त्रियों की बात करें, और वहीं पे अगर एम.एन. श्रीनिवास को हम देशज मानव शास्त्री के रूप में अगर हम लें, तो जो एक विकसित देश के मानव शास्त्री हैं, वो देशज जो मानव शास्त्री होते हैं उनको एक निम्नतर स्थिति में रखते हैं कि आप तो बस एक एरिया का आप अध्ययन कर रहे हैं और सिर्फ वहाँ से आपके जो भी रिजल्ट्स निकल रहे हैं आप उसको बता रहे हैं। श्रीनिवास ने इस मसले पर देशज मानव शास्त्री की स्थिति को स्पष्ट करते हुए लिखा था कि जब कोई भारतीय मानव शास्त्री भारत की किसी जाति या अन्य समूह का अध्ययन करता है तो वह जाति या समूह उसके लिए अन्य भी होता है, लेकिन साथ ही इस बात को दरकिनार नहीं करना चाहिए कि उस जाति या समूह के कतिपय सांस्कृतिक रूप, विश्वास और मूल्य उस अध्येता से भी मेल खाते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कहा था कि सिर्फ अगर एक देशज मानव शास्त्री की बात करें तो सिर्फ किसी जाति या अन्य समूह का अध्ययन करना, या ऐसा हम नहीं कह सकते कि ये जाति और समूह जो है वो दूसरे के लिए अन्य हो जाएगा। तो इसके लिए इन्होंने कहा कि बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो जाति या समूह में, कि बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें अपने यहाँ जो जाति समूह में दिखेगी वो दूसरी जगह भी देखने को मिलती है। यानी ऐसी स्थिति में भारतीय मानव शास्त्री असल में एक तरह से अन्य में स्व का भी अध्ययन करता है, क्योंकि अगर हम किसी फील्ड में अध्ययन कर रहे हैं, चाहे वो मानव शास्त्र है चाहे समाज शास्त्र है, हम व्यक्ति का तो अध्ययन कर रहे हैं ना, व्यक्ति के व्यवहारों का ही तो अध्ययन कर रहे हैं। तो व्यक्ति के व्यवहार जो होते हैं वो चाहे हमारे भारत में हो, चाहे इंग्लैंड में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे फ्रांस में हो, चाहे जर्मनी में हो, मानव का व्यवहार तो व्यवहार ही होता है। तो इस तरीके से उन्होंने कहा है कि एक तरह से अगर हम देखें तो चाहे हम किसी का भी अध्ययन करते हैं, किसी भी जाति का, किसी भी समुदाय का, किसी भी समूह का, उसमें स्व का भी अध्ययन हम करते हैं। इस मायने में वह जाति या समूह उसके लिए नितांत अपरिचित या अन्य नहीं रह जाता, क्योंकि दोनों एक ही संस्कृति से जुड़े हुए होते हैं। अब मानव शास्त्री की अगर हम बात करें तो मानव शास्त्री क्या करता है, किसी क्षेत्र विशेष में जाता है और वहाँ पे रह के और उनकी जो भी संस्कृति होती है, जो उनकी परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, उसे समझता है और उन्हीं के नज़रिए से देखने और समझने की कोशिश करता है। तो इस तरीके से हम देखें कि जो अध्ययन कर रहा है या जो वहाँ का परीक्षण निरीक्षण कर रहा है वो भी उस संस्कृति से भली भांति परिचित है। श्रीनिवास इस स्थिति को असामान्य ढंग से जटिल, बहुपर्ती और द्वैतपूर्ण मानते हैं। ध्यान से देखें तो श्रीनिवास अपने विषय के साथ अंतर और समानता के जिन बिंदुओं पर बात करते हैं उन्हें देखते हुए उन पर राष्ट्रवादी समाजशास्त्री होने का आरोप दमदार नहीं लगता है। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि श्रीनिवास जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने देश के बारे में बात करते हैं कि हम उनको कह सकते हैं कि वो राष्ट्रवादी समाजशास्त्री हैं। वास्तव में श्रीनिवास इस बात पर जोर देते हैं कि अध्ययन में आत्म और अन्य की यह बहुलता मानव शास्त्र के अपने समुदाय का सदस्य होने या बाहरी होने की एकलता से कहीं ज़्यादा श्रेयस्कर है। यह गौरतलब है कि अपने शोध अध्ययन के लिए श्रीनिवास ने जिस रामपुरा गांव को चुना था उसकी जाति व्यवस्था के अध्ययन में वे शिकागो स्कूल के कई प्रेक्षणों का उपयोग करते हैं। वर्ण की प्राक ब्रिटिश अवधारणा को श्रीनिवास किताबी नज़रिया सिद्ध करते हुए यह कहते हैं कि यह दृष्टि जाति के गतिशील पक्षों को गौर कर देती है। तो अगर जाति को हमें समझना है तो हम वर्ण व्यवस्था के नज़रिए से नहीं समझ सकते हैं, आप जाति के बीच में जाके जाति व्यवस्था को समझिए। अच्छा, यहाँ पे जब बात आई है तो ये एक और फैक्ट मैं बता देती हूँ कि इनको जो जब ये गए थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इनको अध्यापन के लिए दिया गया था कि आप यहाँ पढ़ाएं, लेकिन ये चूँकि इनको अपने देश से ज़्यादा लगाव था, अपने जहाँ रहते थे वहाँ से ज़्यादा लगाव था, इसलिए ये वहाँ से अपनी नौकरी ठुकरा दिए थे, बोले थे कि नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ, और ये भारत वापस आ गए थे और फिर वही ये बड़ौदा गए थे जहाँ पे समाजशास्त्र
विभाग का एक इन्होंने नया एक कहे कि समाजशास्त्र विभाग खोला था इन्होंने। तो ये इनके बारे में एक फैक्ट रहा। हालांकि श्रीनिवास का जाति अध्ययन एक गांव के स्थानीय संरचना पर केंद्रित था। जो जाति अध्ययन इन्होंने किया था, कहाँ पे किया था? रामपुरा में किया था। ओके, लेकिन वह इस परिघटना की अखिल भारतीय व्याप्ति को लेकर भी सचेत थे। अपने एक लेख में वे इस तथ्य की ओर इशारा करते हैं कि जाति निस्संदेह एक अखिल भारतीय संरचना है, क्योंकि देश में हर जगह ऐसे समूह देखे जा सकते हैं जो पैतृकता और वैवाहिक संबंधों के आधार पर एक विशिष्ट समूह का निर्माण करते हैं। तो जाति व्यवस्था हमें हर जगह पूरे भारत में किसी न किसी रूप में देखने को मिलती है। श्रीनिवास इस संबंध में इन समूहों के पारंपरिक रोजगार का हवाला भी देते हैं। उनका यह भी कहना है कि देश में हर जगह ब्राह्मण, अछूत, किसान, दस्तकार, व्यापारी और दूसरों की सेवा करने वाली जातियों का अस्तित्व देखा जा सकता है। जाति के इस अध्ययन में श्रीनिवास क्षेत्रीय विभिन्नताओं और पश्चिमी शिक्षा, प्रशासनिक नौकरी, शहर में मिलने वाली आय जैसे कारकों का भी उल्लेख किए हैं, जिनका जाति की संरचना पर व्यापक असर पड़ा है। ओके, एक समाजशास्त्री के तौर पर श्रीनिवास ने भारतीय ग्राम और जाति की संरचना को औपनिवेशिक धारणाओं के सैद्धांतिक वर्चस्व से भी मुक्त कराया है और साथ ही लुई ड्यूमो जैसे समाजशास्त्री की मान्यताओं का भी प्रतिवाद किया है, जो यह प्रतिपादित कर रहे थे कि लुई ड्यूमो का क्या अवधारणा था कि जातिगत विभिन्नताएं जो है वो भारतीय गांव को समुदाय का रूप नहीं लेने देती हैं, अर्थात जो जातिगत विभिन्नताएं हैं वो अपने आप में खुद ही बिखरी हुई हैं। श्रीनिवास जब ग्रामीण समुदाय की संकल्पना और गांव की आर्थिक सांस्कृतिक अंतर्निर्भरता की बात करते हैं तो वे अव्यक्त ढंग से अखिल भारतीय सभ्यता की भी बात करते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि श्रीनिवास ने जाति के अध्ययन में ब्राह्मणवादी या उच्च जाति का दृष्टिकोण अपनाया है, लेकिन इस दलील को सही कोण से देखें तो दरअसल औपनिवेशिक समाजशास्त्र से निकली हुई प्रतीत होती है। श्रीनिवास की तर्क योजना वास्तव में पश्चिमी समाजशास्त्रियों की भारत के ग्रामीण समुदायों के संबंध में प्रतिपादित स्थूल और अल्प चिंतित धारणाओं को उजागर करती है। संक्षेप में कहा जाए तो श्रीनिवास का जो कृतियाँ हैं वो पश्चिमी ज्ञान शास्त्रीय प्रस्थापनाओं, स्व, समुदाय तथा राष्ट्र की धारणाओं के आलोचकीय विमर्श में कई बुनियादी तर्क मुहैया कराता है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट जो थे वो इनके बारे में क्या इनके बारे में विचार है, इन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन दिया है, ये था। इसके साथ ही कुछ और भी फैक्ट्स हैं जिसको हम लोग चर्चा कर लेते हैं। आप लोगों को पता होगा कि इनकी जो प्रभु जाति की जो अवधारणा इन्होंने दी है उसके लिए एससी दुबे ने काफ़ी ज़्यादा विरोध भी किया था। तो यहाँ पे दो नाम आता है कि इन्होंने एससी दुबे ने, और एक नाम और आता है बीके राय बर्मन। यहाँ पे मैं लिखती हूँ, एक तो एससी दुबे थे, दूसरा नाम है राय बर्मन करके, राय बर्मन। ये दो ऐसे थिंकर थे जिन्होंने कहा था कि जो इन्होंने प्रभु जाति की अवधारणा दी है वो ऐसा कुछ नहीं है। और वहीं पे दुबे कहते हैं कि किसी जाति समूह का नहीं होता है बल्कि समाज में व्यक्ति का प्रभुत्व होता है। तो किसी भी जाति या समूह का प्रभुत्व हमें नहीं देखने को मिलता है, बल्कि समाज में किसी व्यक्ति का प्रभुत्व हमें देखने को मिलता है। और वे ऐसा मानते हैं कि जो समाज में शक्ति होती है वो किसी जाति विशेष में बिखरी होने की अपेक्षा कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित होती है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि पर्टिकुलर कोई जाति है, सिर्फ उसी में हमें जो एक कहें कि शक्ति जो है वो देखने को मिलती है। तो ऐसा नहीं है, बल्कि कुछ लोगों के हाथों में ये हमें देखने को मिलती है। वहीं पे राय बर्मन ने श्रीनिवास की जो प्रभु जाति की अवधारणा है, इन्होंने कहा कि इसको प्रभु जाति की अवधारणा कहने से बेहतर होगा कि प्रभु समुदायों की अवधारणा हम कहें। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ, इन्होंने राय बर्मन ने प्रभु समुदायों की अवधारणा की बात की है।
प्रभु समुदायों की अवधारणा इन्होंने माना। इन्होंने कहा है कि प्रभु जाति की अवधारणा से अच्छा है इसे हम प्रभु समुदायों की अवधारणा माने। ओके, तो ये ऐसा मानते हैं कि जो प्रभु समुदाय होते हैं उनके कई आयाम होते हैं, जैसे कि जो संसाधन होते हैं उस पर कैसे नियंत्रण रखना है, या जो सामाजिक परिस्थिति है, या समाज में जो कानून है वो कैसे बनाए रखा जाए। तो ये एक प्रभु समुदाय जो होता है वो काम करता है। ओके, यहाँ पे बात करें अगर हम एक और कॉन्सेप्ट की, इससे पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इन्होंने फैलाव की बात की है, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। एक मिनट, यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इन्होंने आप लोगों को पता है कि फैलाव की अवधारणा दी है। अब फैलाव की बात करें तो इन्होंने जो कहा है वो ये कहा है कि हिंदू धर्म जो है वो 4 स्तरों में विभाजित है। हिंदू धर्म जो है वो हिंदू धर्म 4 स्तरों में विभाजित है। 4 स्तरों में विभाजित है। इसमें पहला इन्होंने कहा है कि अखिल भारतीय हिंदुत्व, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। पहला इन्होंने अखिल भारतीय हिंदुत्व की बात करते हैं। ओके, 1 मिनट। दूसरा इन्होंने प्रायद्वीपीय हिंदुत्व की बात की है। प्रायद्वीपीय हिंदुत्व की बात की है। तीसरा इन्होंने क्षेत्रीय या प्रादेशिक हिंदुत्व की बात की है। 1 मिनट। क्षेत्रीय या फिर प्रादेशिक भी इसे कहते हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इन्होंने क्षेत्रीय या प्रादेशिक हिंदुत्व की बात की है। और चौथा जो है इन्होंने स्थानीय हिंदुत्व की बात की है। स्थानीय हिंदुत्व की बात की है। तो जैसे अखिल भारतीय हिंदुत्व में हम कहें कि जैसे अगर राम और कृष्ण की अगर हम पूजा की बात करें या त्योहारों की, जैसे रामनवमी है या कृष्ण जन्माष्टमी है, तो पूरे भारत में मनाया जाता है। वहीं पे प्रायद्वीपीय हिंदुत्व की बात करें तो इन्होंने जो दक्षिण भारत है उसको इन्होंने लिया है। दक्षिण क्षेत्र जो है उसमें इन्होंने कहा कि प्रायद्वीपीय हिंदुत्व हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे क्षेत्रीय या प्रादेशिक हिंदुत्व में इन्होंने कुछ एरियाज़ को लिया है, तो जैसे कि मालाबार है और भी कुछ जो प्रदेश हैं उनको इन्होंने माना है। या फिर कुछ जो कुर्ग के जो क्षेत्र थे इसको इन्होंने प्रादेशिक क्षेत्र में या प्रादेशिक हिंदुत्व में लिया है। वहीं पे अगर हम स्थानीय हिंदुत्व की बात करें तो अगर हम किसी एक छोटे क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पे हमें किस प्रकार से हिंदुत्व देखने को मिलता है, तो वो स्थानीय के कैटेगरी में आ जाएगा। ओके, इन्होंने जो फैलाव है इसके 2 रूप बताए हैं। तो जो फैलाव है इसका 2 रूप इन्होंने बताया है। हर जगह पे इनके उसमें एक की टर्म आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। पहला तो होता है क्षैतिज और दूसरा होता है ऊर्ध्व। तो ये 2 की टर्म इन लोगों को इनके कॉन्सेप्ट में ज़रूर देखने को मिलता है। जो फैलाव है इसमें भी इन्होंने क्षैतिज फैलाव और लंबवत या फिर ऊर्ध्वगामी या फिर ऊर्ध्व फैलाव की बात इन्होंने की है। तो जो क्षैतिज फैलाव होता है उसमें ये कहते हैं कि जो एक ही जातियां होती हैं उनका आपस में किस तरीके से एक ही देवी देवताओं का पूजा पाठ जो होता है तो उसको क्षैतिज में ले लेते हैं। वहीं पे ऊर्ध्व में ये मानते हैं कि जो विभिन्न जातियां होती हैं निम्न से लेकर उच्च तक, तो उनमें क्या सिमिलैरिटी पाई जाती है और किस तरीके से वो लोग एक साथ रह के और एक देवता का पूजा पाठ करते हैं, सारे लोग मिल के जो मनाते हैं उसको इन्होंने ऊर्ध्व फैलाव कहा है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो कि इनके द्वारा दिए गए हैं। ओके, अब हम लोग यहाँ पे इनका कुछ और जो वो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और निकल के आता है कि क्या जाति के आरक्षण के पक्ष में थे
इनका जो विचार था एम.एन. श्रीनिवास का, अगर एग्ज़ाम में पूछ दिया जाए कि जाति आरक्षण के पक्ष में ये थे, तो जो जैसे कि कुछ जो दलित आंदोलन हुए या फिर जो मंडल कमीशन आया था उसकी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा आलोचना की थी। इन्होंने, आप लोगों को पता है, मंडल कमीशन पिछड़े वर्ग को लेके आया था, तो ये जाति के आरक्षण के बिल्कुल पक्ष में नहीं थे। इनका ऐसा मानना था कि सिर्फ उच्च जो जातियां हैं और उनसे कुछ हद तक बस नीचे होने पे जातियों को, ऐसा नहीं है कि उनको कोई सुख सुविधा ही नहीं मिलती है, तो इसलिए हमें जाति का आरक्षण जो है वो नहीं देना चाहिए। तो इसके पक्ष में ये नहीं थे, ये कि इनसे संबंधित एक फैक्ट है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इनका यहाँ पे एक कथन है वो मैं बता देती हूँ। इन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र को मात्र पश्चिम की नकल न होकर यदि सृजनात्मक अर्थात क्रिएटिव बनना है तो उसे देशज बनना होगा। तो ये कथन आप लोग ध्यान रखिएगा। मैं एक बार फिर से बोल देती हूँ, आप लोग चाहिए तो उसको लिख लीजिए या 1 मिनट मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पे। ओके, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। उनका कथन है, समाजशास्त्र को, मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है बट आप लोग देख लीजिएगा, मात्र मैं पढ़ती भी जा रही हूँ इसलिए आप लोग नोट कर लीजिएगा। पश्चिम की नकल न होकर यदि सृजनात्मक, या हम इसे सृजनात्मक बोल सकते हैं अर्थात क्रिएटिव बनना है तो उसे देशज बनना होगा। ओके, ये कथन जो है यो एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा कहा गया है और आप लोग इस कथन को याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट इसका मीनिंग समझ लीजिए। इन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र को मात्र पश्चिम की नकल ना होकर, अर्थात जो पश्चिम में थ्योरी दी गई सिर्फ हम उसी को हम समाजशास्त्र मान लें, तो ऐसा नहीं है, बल्कि इससे सृजनात्मक बनना है तो उसे देशज बनना होगा। अर्थात जहाँ पे हम अध्ययन कर रहे हैं या जहाँ पे भी हम स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ के पर्सपेक्टिव में हमें देखना होगा और समझना होगा, तो इसलिए उसे देशज बनना होगा। यहाँ पे अब हम लोग देख लेते हैं कि एम.एन. श्रीनिवास ने क्या सिर्फ जो बातें कही उससे सारे थिंकर्स उनके पक्ष में सहमत थे या कुछ उनकी आलोचनाएं भी की गई हैं। तो इनकी आलोचनाएं भी हुई हैं, क्या आलोचनाएं की गई थी ये भी हम लोग समझ लेते हैं। तो आलोचनाओं में पहला पॉइंट आता है कि संस्कृतिकरण को बढ़ावा देने के कारण एम.एन. श्रीनिवास ने धार्मिक उपवर्गों को और भी उपेक्षित कर दिया है। दूसरा पॉइंट ये निकलता है कि श्रीनिवास के लिए भारतीय परंपरा हिंदू परंपरा है, यानी इन्होंने भारतीय परंपरा को सिर्फ हिंदू परंपरा से ही जोड़ के देखा है, जो जाति व्यवस्था और ग्रामों के में दिखाई देती है। इस दावे में धर्म निष्पक्षता है वो दिखाई नहीं देती है, क्योंकि ये हम सभी को पता है कि भारत में विभिन्न धर्मों के लोग होते हैं तो यहाँ पे हम सिर्फ हिंदू धर्म को या हिंदू परंपरा को हम लेके और पूरे भारतीय समाज का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। श्रीनिवास का सामाजिक परिवर्तन का विवरण केवल संस्कृतिकरण, पाश्चात्यकरण और धर्मनिरपेक्षीकरण तक ही सीमित है, जो बाकी देशों और समाजों में समान रूप से उपयुक्त या लागू नहीं होता है। तो इसको हम सिर्फ भारतीय परिप्रेक्ष्य में ही देख सकते हैं। श्रीनिवास के पहले भी कई समाजशास्त्री संस्कृतिकरण, पाश्चात्यकरण और धर्मनिरपेक्षीकरण जैसी अवधारणाओं की चर्चा कर चुके हैं, अतः इन अवधारणाओं में श्रीनिवास की मौलिकता जो है वो नहीं झलकती है। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट और आप लोग समझ लीजिए कि श्रीनिवास ने ये बात भी कही थी कि समाजशास्त्र का अर्थ यही नहीं है कि जो
पुराने थिंकर्स ने जो थ्योरीज दे दी है, सिर्फ हम उसको समझें और उसी को अप्लाई करते हुए समाज को समझें, बल्कि समाज शास्त्र का अर्थ ही है कि हम समाज का अध्ययन करते हैं। और समाज चूँकि समय के साथ परिवर्तित होता रहा है, तो हमें आज के समाज का अध्ययन करना है। तो समाज शास्त्र का जो मुख्य कार्य है वो उसके वर्तमान में क्या स्थिति है समाज की, उसका अध्ययन करना है, ना कि जो पुरानी थ्योरीज चली आ रही हैं उसको लेके हम अध्ययन कर सकते हैं। ओके, इन्होंने कुछ बुक्स लिखी है। यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हो गई हैं। मैंने वहाँ जब मैं स्लाइड तैयार कर रही थी तो उसमें बिल्कुल सही दिख रहा था, पता नहीं यहाँ पे एक दो में फॉन्ट जो है वो काफ़ी छोटा हो गया है, बट ठीक है, हम लोग इसको समझ लेंगे। इनकी कुछ बुक्स हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, 1 मिनट, यहाँ पे हमने एक पॉइंट और मिस किया है, उसको हम लोग देखते हैं। ओके, एट्रीब्यूशनल अप्रोच टू कास्ट, यहाँ पे 1 मिनट, हाँ ये हो चुका है। ओके, यहाँ पे इनके सम्मान की बात कर लेते हैं। कुछ टॉपिक्स थे जो छूट गए हैं, कोई टॉपिक छूटना नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सम्मान की यदि बात करें तो एम एन श्रीनिवास को बॉम्बे विश्वविद्यालय और रॉयल एंथ्रोपोलॉजिकल इंस्टीट्यूट से उन्हें कई ऑनर्स प्राप्त हुए हैं। फ्रांस की सरकार की ओर से भी उन्हें सम्मान प्राप्त हुआ था। भारत के राष्ट्रपति ने उन्हें पद्म भूषण से नवाजा था। श्रीनिवास 2 विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों, ब्रिटिश अकेडमी और अमेरिकन अकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज अर्थात कला एवं विज्ञान के माननीय विदेशी सदस्य भी रह चुके हैं। ओके, यहाँ पे एक और फैक्ट है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। नेशनल ट्रांसलेशन मिशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेलेक्टेड हिज वर्क्स सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया एंड कास्ट इन मॉडर्न इंडिया फॉर ट्रांसलेशन इनटू इंडियन लैंग्वेजेस। तो इनकी दो ऐसी जो बुक्स हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि जो सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया और कास्ट इन मॉडर्न इंडिया फॉर कास्ट इन मॉडर्न इंडिया जो है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अर्थात MHRD ने सेलेक्ट किया था, जो कि भारत के विभिन्न और भाषाओं में इसको ट्रांसलेट किया जा सके। तो ये एक फैक्ट था। साथ में अब हम यहाँ पे एट्रीब्यूशनल अप्रोच टू कास्ट, जो इन्होंने कास्ट पे एक मेजर अपना काम किया है। तो एट्रीब्यूशनल अप्रोच का मतलब क्या होता है, इसको हम ये बोल सकते हैं कि जाके जहाँ पे हम जिस जाति व्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं वहाँ पे उसको बाकायदे बारीकी से समझ के और तब जाके हम जो भी कुछ निष्कर्ष निकालना है निकाल सकते हैं। तो इसको एट्रीब्यूशनल अप्रोच कहते हैं, अर्थात हम उसको बहुत ही ज़मीनी स्तर से समझ रहे हैं। इन द केस ऑफ श्रीनिवास राइटिंग इन 1950s वी फाइंड दैट ही चूजेस टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशंस arising between castes on the basis of these attributes. Thus, he introduces a dynamic aspect of कास्ट आइडेंटिटी वेरी फोर्सफुली, कि किस प्रकार से जो कास्ट का हमें जो एक जातीय पहचान ये कह सकते हैं कि जाति की जो अपनी खुद की आइडेंटिटी है वो किस प्रकार से बदलती जा रही है। बिफोर द कॉन्सेप्ट ऑफ संस्कृताइजेशन श्रीनिवास पुट फोर्थ द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्राह्मणाइजेशन। आप सभी को ये पता है कि इन्होंने जो संस्कृतिकरण की अवधारणा दी थी उसके पहले इन्होंने ब्राह्मणीकरण की अवधारणा दी थी, वेयर द लोअर कास्ट एडॉप्टेड द प्रैक्टिसेस ऑफ ब्राह्मण्स टू इम्प्रूव देयर सोशल स्टेटस। तो अपनी सामाजिक स्थिति को इम्प्रूव करने के लिए अर्थात उसको और ज़्यादा उच्च करने के लिए जो निचली जातियां थीं, वो जो ब्राह्मण थे, उनके प्रैक्टिसेस, उनकी जो जीवन जीने के तरीके थे, उनकी मूल्य परंपराएं थी, उनको वो प्रैक्टिस कर रहे थे, उनको अपना रहे थे, और इसी को इन्होंने ब्राह्मणाइजेशन अर्थात ब्राह्मणीकरण कहा था। ड्यूरिंग हिज स्टडी ऑफ नॉर्थ इंडिया, जब वो नॉर्थ इंडिया में अर्थात दक्षिणी भारत में जब वो अपना अध्ययन कर रहे थे, वहाँ के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश कर रहे थे, श्रीनिवास ऑब्जर्व दैट द लोअर कास्ट एडॉप्टेड द प्रैक्टिसेस ऑफ द अपर कास्ट, नॉट ओनली ब्राह्मण्स। तो वहाँ पे इन्होंने जब उत्तर भारत में जो अध्ययन कर रहे थे, वहाँ पे इनको लगा कि जो निचली जातियाँ हैं वो सिर्फ
ब्राह्मण का जो भी जीवन शैली है सिर्फ उसको प्रैक्टिस नहीं कर रही हैं, बल्कि जो भी उछली जातियां हैं या उच्च जातियां हैं उनको वो प्रैक्टिस कर रही हैं। और इस प्रकार से इन्होंने अपनी जो ब्राह्मणीकरण की अवधारणा थी उसको इन्होंने संस्कृतिकरण की अवधारणा में चेंज कर दिया था। तो तब जाके ये कॉन्सेप्ट संस्कृतिकरण का आया था। ओके, अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने डोमिनेंट कास्ट की मतलब कि कुछ गांव में अपनी खुद की विशिष्ट जो पहचान होती है वो किस बेस पे होती है। तो यहाँ पे हालांकि कुछ किताबों में सिर्फ 4 ही दिया है, लेकिन यहाँ पे जो विकिपीडिया में सोर्सेज मुझे मिले तो वहाँ पे मुझे 6 मिले। इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो पहला है संख्यात्मक शक्ति अर्थात साइजेबल न्यूमेरिकल प्रेजेंस। तो कितनी ज़्यादा संख्या में किसी गांव में या किसी समूह में लोग उपस्थित हैं, तो उससे भी डोमिनेंट कास्ट अर्थात प्रभु जाति बनती है। संसाधनों पे नियंत्रण, ओनरशिप ऑफ लैंड। तो जो ज़मीन होती है उस पे लोगों का कितना ज़्यादा नियंत्रण है, या फिर जो वहाँ पे जो भी संसाधन है उस पे कितना ज़्यादा नियंत्रण है। राजनीतिक शक्ति पर अधिकार, पॉलिटिकल पावर कितनी किसके हाथ में है, तो उससे भी डोमिनेंट कास्ट दिखाई देती है। पश्चिमी शिक्षा तक पहुँच, तो एक्सेस टू वेस्टर्न एजुकेशन, जो पश्चिमी शिक्षा है उस तक के कितने लोगों की पहुंच है वो डोमिनेंट कास्ट में आते हैं। ओके, जॉब्स इन एडमिनिस्ट्रेशन, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसमें उन कितनों को जॉब मिल रही है। और प्लेस इन लोकल कास्ट हायरार्की, तो जो लोकल क्लास कास्ट हायरार्की है, जैसे लोकल अगर मान लेते हैं किसी एक गांव में कुछ जातियां हैं तो उनमें क्या पोजीशन है, तो उस पर भी डिपेंड करता है कि ये डोमिनेंट कास्ट है या नहीं है। ओके, अब इनकी बुक्स की बात हम लोग कर लेते हैं। तो इनकी कुछ क्या बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं और कई सारी बुक्स हैं जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछी दी जाती हैं। तो ये पहली बुक आप लोगों को दिख रही है, मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, इनकी ये पहली बुक थी और एमए का जो शोध प्रबंध का टॉपिक था वो यही था, मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर। तो मैसूर में विवाह एवं परिवार। ओके, दूसरा इनका जो पीएचडी का थीसिस था वो था रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कुर्ग, जो कि एक बुक के रूप में 1952 में प्रकाशित हुई थी। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेस, द रिमेम्बर्ड विलेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक, बार बार पूछ दिया जाता है। इंडियन सोसाइटी थ्रू पर्सनल राइटिंग, विलेज कास्ट जेंडर एंड मेथड, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, द डोमिनेंट कास्ट एंड अदर एसेस, डायमेंशंस ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया। यहाँ पे मैंने उनके किस सन में प्रकाशित हुए हैं वो भी मैंने मेंशन कर दिया है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, कुछ और पुस्तकें हैं, इंडियाज विलेज, इंडिया सोशल स्ट्रक्चर, इटिनरीज ऑफ एन इंडियन सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट, नेशनल बिल्डिंग इन इंडिपेंडेंट इंडिया, माई बड़ौदाज देश, द कोहेसिव रोल ऑफ संस्कृताइजेशन ऑन लिविंग इन अ रिवोल्यूशन एंड अदर एसेस, सोशोलॉजी इन दिल्ली, विलेज कास्ट जेंडर एंड मेथड, ऑलरेडी हम लोग लास्ट पेज पे भी डिस्कस कर चुके हैं। कास्ट इट्स 20th सेंचुरी अवतार, इंडियन सोसाइटी थ्रू पर्सनल राइटिंग, तो इसको भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ओके, यहाँ पे मैं इंग्लिश में जो बुक नेम है इसलिए मेंशन कर देती हूँ क्योंकि हिंदी में कभी कभी जो किताबों के नाम होते हैं वो कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, तो इसमें स्पेसिफिक जो टर्म है वो उन्हीं का यूज़ किया गया है। इसलिए आप लोग इंग्लिश में अगर बुक्स को याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुछ बुक्स के फ्रंट पेज कवर देख लेते हैं हम लोग। ऑन लिविंग इन अ रिवोल्यूशन एंड अदर एसेस, एम.एन. श्रीनिवास की बुक। रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्ग ऑफ साउथ इंडिया, विलेज कास्ट जेंडर एंड मेथड। ओके, द रिमेम्बर्ड विलेज, एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा लिखा हुआ। कास्ट इट्स 20th सेंचुरी अवतार, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, इंडिया सोशल स्ट्रक्चर, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेस। और इनकी 2 बुक और हैं, द डोमिनेंट कास्ट, ये तो इनके की टर्म ही हैं, कलेक्टेड एसेस करके भी एम.एन. श्रीनिवास की बुक है। तो उम्मीद है दोस्तों कि एम.एन. श्रीनिवास पे जो आज का लेक्चर है वो आप लोगों की जो भी एग्ज़ाम होंगी कॉम्पिटिटिव उसमें
हेल्प करेगा। अगर आप लोगों को लेक्चर्स पसंद आते हैं तो आप लोग लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करके हमें बताया करिए, अपने दोस्तों में शेयर किया करिए। धन्यवाद।